सुबह मध्याह्न बच्चों में अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो अंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार जी ने। पाठ पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा, मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उनकी माँ जीवन के अंतिम चरण में बीमार हो जाती है और उसको अस्पताल भी ले जाया जाता है, अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। परंतु उनके पिताजी लेखिका की माताजी को देखने तक नहीं जाते, जबकि उनका जो छोटा भाई है, लेखिका के छोटा भाई के द्वारा यह कहा जाता है कि मैं आपको मिलाने के लिए ले जाऊंगा, फिर भी वह नहीं जाते। लेखिका अपने पिताजी से कुछ नाराज़ है और वह कहती है कि वो क्यों जाएंगे, उनको जाने की आवश्यकता भी क्या है, और अगर नहीं भी गए तो एक प्रकार से ये उनके द्वारा बहुत बड़ा भूल है। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, अर्थात अंतिम भेंट के नाम पर ही सही एक बार तो उन्हें उनके माताजी को देखने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा और माँ की जो शव सत्कार होती है वह केवल उनके भाई के द्वारा किया गया। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, उनके जो बड़े भाई थे उनको भी बाद में ही जानकारी हुई। मुझे तो अभी अभी और लेखिका को इसी समय प्राप्त हुई। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देख आऊँ। और इस प्रकार से दोनों उनके बड़े लड़के को देखने के लिए चले गए। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई, बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया। जैसे ही बेल बजाया गया और उनका लड़का भी बाहर आ गया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? फिर बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया भाई। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी, अर्थात खुशी से उनकी आंखें छलक आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। अर्थात उनको आभास हो गया कि उनकी बच्ची का जो जीवन पूर्वार्ध में बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ है, उत्तरार्ध में चल कर के सही तरीके से व्यतीत होगी। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें कही। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातूस ने उनसे कहा, आप बेटी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। बाबा चले गए, उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तब फोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि यह दुनिया ही ऐसी है और इस दुनिया में लोग उसकी ही खोज खबर लेते हैं जो किसी भी प्रकार से अभाव में नहीं है, अर्थात संपन्न है, और विपन्नता की स्थिति में कोई पूछता भी नहीं है। संपन्नता आती है तो सब लोग पूछने लग जाते हैं। वह बार बार
यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु लेखिका की जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। बाबा तो चले गए, परंतु लेखिका अपनी माताजी की मृत्यु को भूल नहीं पा रही थी। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आँखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी आ पहुँची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी, अर्थात मानो वह चिट्ठी न होकर के कोई कहानी हो, इस अंदाज में पढ़ने लगी। तातूस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं, जिज्ञासा होने से ही हम खत लिख पाते हैं। अर्थात कोई भी पत्र लिखना है या कुछ भी करना है तो बिना जिज्ञासा से कार्य नहीं होता। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातूस की तरह 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। अर्थात वह जो लेख भेज रहे थे उनके आनंद नाम के मित्र ने ही कहा था। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातूस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? इस प्रकार से पूछा भी गया। तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती। अर्थात अपनी कमियों को अगर देखा जाएगा तो व्यक्ति दुर्बल हो पड़ता है, फिर एक पंक्ति भी वह लिख नहीं सकता। उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा, बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की भी बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। लेखक का कहना है कि कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, और कोई कार्य करने के लिए ठान लें तभी होता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है, मतलब यह जानकारी तुम्हें बिल्कुल हो गई होगी। तुम्हारे तातूस ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं, क्योंकि उनकी चिट्ठियों से उन्हें प्रेरणा दिया जा रहा था। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी जो शर्मिला दी थी उन्हें हिंदी में ही चिट्ठी लिख दे करता था। उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। तो इस प्रकार से आज का जो विषय है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।